अगर आप 2002 में रेने ड्यूप्री को देखें तो ऐसा लगता था कि वो 7वें आसमान पर हैं। 18 साल की उम्र में उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी द्वारा साइन किया गया और वो WWE द्वारा हायर किए जाने वाले सबसे कम उम्र के रेसलर बन गए। एक साल बाद ड्यूप्री ने मेन रोस्टर में ला रेजिस्टेंस के सदस्य के रूप में अपनी शुरुआत की। कुछ महीने बाद ड्यूप्री और उनके टैग टीम पार्टनर सिल्वेन ग्रेनियर ने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती और ड्यूप्री WWE के इतिहास के सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए। जब वो 20 साल के ही थे, रेने दुनिया भर के एक प्रसिद्ध हस्ती बन गए थे और अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा पैसा कमा रहे थे। हालांकि कुछ साल बाद ये सब बदल गया। रेने ने 2007 में WWE से अपनी रिलीज के लिए कहा और कंपनी छोड़ दी, जबकि ड्यूप्री ने रेसलिंग जारी रखी। उसने WWE के साथ अपने संबंध समाप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैफे डे रेने नामक एक पॉडकास्ट शुरू किया और काफी खुल के बोलते थे। उन्होंने अलग अलग रेसलर्स पर कई अन्य आरोपों के बीच अंडरटेकर पर उनको बुली करने का आरोप लगाया। हालांकि वास्तव में रेने को WWE से ब्लैकलिस्ट किया गया था जब उन्होंने कंपनी पर मुकदमा दायर किया था। 2016 में रेने ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि WWE ने WWE नेटवर्क पर उसके फुटेज को यूज करने के लिए रॉयल्टी बकाया है। हालांकि केवल 5 दिन बाद ड्यूप्री ने अपने ही केस को खारिज कर दिया और इसने रेने को सभी कानून खर्चों के साथ छोड़ दिया और इसका भुगतान करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इससे 9 साल पहले एक और पूर्व WWE स्टार ने खुद को बैन करवाया था, लेकिन उसकी वजह और भी नेक थी। WCW में रेसलिंग में लगभग 5 साल बिताने के बाद मार्क मैरो ने उसके प्रतिद्वंदी WWE के लिए काम करना शुरू किया, जबकि उनका करियर लंबा नहीं था, मगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतना था। हालांकि वो अपनी पत्नी सेबल के साथ कहानी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। मैरो ने अपना आखिरी मैच 1998 में खेला और उसके 7 साल बाद उन्होंने रेसलिंग से संन्यास ले लिया। 2007 में WWE रेसलर क्रिस बेनॉट की हत्या के बाद मैरो का इंटरव्यू होने पर मैरो फिर से सुर्खियों में आए, जिसके दौरान उसने ये कहा, Let's look at the real problem here. Let's look at what really killed many of these wrestlers, and that is the sport of professional wrestling, of what these guys have to put their bodies through, put their minds through, put their families through. That is what killed Chris Benoit and the Benoit family. ये बहस का विषय है कि ये सच है या नहीं, लेकिन WWE और यहाँ तक कि कुछ रेसलर्स को भी ये आलोचना पसंद नहीं आई। इसके कारण मार्क मैरो को WWE से ब्लैक बॉल किया गया और उसके बाद से उन्हें कंपनी के किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। इन पिछले 2 रेसलर्स के बारे में आपकी कोई राय हो सकता है ना हो, लेकिन आप निश्चित रूप से अगले के बारे में सोचेंगे। NXT में कामयाबी के बाद एंजो अमोरे ने अपने टैग टीम पार्टनर बिग कैस के साथ मेन रोस्टर में डेब्यू किया। वो कुछ समय बाद अलग हो गए और छोटे होने के बावजूद एंजो रोस्टर पर सबसे लोकप्रिय रेसलर्स में से एक होने में कामयाब रहे। ये सब उनके कैरेक्टर और माइक पर उनके असाधारण कौशल के कारण हुआ। WWE ने उन्हें क्रूजरवेट चैंपियन बनकर 205 लाइव शो का सेंटर भी बनाया। हालांकि एंजो के करियर ने जनवरी 2018 में एक मोड़ लिया। अमोरे पर रेप का आरोप सामने आया और उसकी जांच की जा रही है। एंजो द्वारा कंपनी को सूचित न करने के कारण WWE ने एंजो को तुरंत सस्पेंड कर दिया और एक दिन बाद उसे निकाल दिया। हालांकि एंजो ने बाद में कहा कि जब तक इसे पब्लिक नहीं किया गया तब तक उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी जांच की जा रही है। जिस महिला ने ये आरोप लगाए थे उसके टेक्स्ट मैसेज सामने आए, जिससे लगता है कि ये अफेयर उसके और अमोरे के बीच सहमति से था। हालांकि महिला ने ये दावा किया कि जब उसने उन्हें भेजा था तब भी वह नशे में थी और उन्हें कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया गया है। कुछ महीने इनसफिशिएंट एविडेंस के कारण जांच को छोड़ दिया गया था। इसके बाद WWE ने अमोरे को उनकी नौकरी वापस देने की कोशिश की, लेकिन एंजो ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी वापसी की संभावना खत्म हो गई। 2018 में सर्वाइवर पेपर व्यू में अमोरे ने एक सामान्य फैन के रूप में खुद को प्रेजेंट किया और सामने की रो के पास बैठ गए। शो के दौरान वो खड़े होकर सीन क्रिएट करने लगे। सिक्योरिटी ने जल्द ही अमोरे को पकड़ लिया और उसे एरेना से बाहर निकाल दिया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि अमोरे को WWE से बैन कर दिया गया और इसके बदले जाने की संभावना नहीं है। अब हमने जिन 3 रेसलर्स के बारे में बात की, उनके विपरीत इस अगले व्यक्ति को केवल अपना काम करने के लिए बैन किया गया। 2004 के अंत में WWE ने मोहम्मद हसन नाम के एक नए रेसलर को पेश किया। उनका चरित्र ईरानियन अमेरिकन था और प्रेजुडिस और रेशियल प्रोफाइलिंग के खिलाफ बोलता था, जो उन्हें उस साल 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद उनके साथ होने का असर था, जबकि वह पहले से ही कंट्रोवर्शियल था। असली ब्रेकिंग पॉइंट 7 महीने बाद आया। 7 जुलाई लंदन बॉम्बिंग्स के दिन ही WWE ने स्मैकडाउन को ब्रॉडकास्ट किया। इस एपिसोड को 3 दिन पहले ही शूट किया गया था और इसमें मोहम्मद हसन और स्काई मास्क और कैमो पैंट्स पहने 5 लोगों के अंडरटेकर पर हमला करने का दृश्य शामिल था। WWE को ये दिखाने के लिए काफी बैकलैश मिला और हसन के कैरेक्टर को टीवी पर प्रदर्शित होने से बैन कर दिया गया। ये कैरेक्टर कुछ सप्ताह बाद ग्रेट अमेरिकन बैश पेपर व्यू में फिर से प्रकट हुआ और अंडरटेकर के साथ लड़ा। मंच पर एक ओपनिंग के माध्यम से हसन को लास्ट राइट से मारने के साथ मैच समाप्त हुआ। ये हसन के किरदार को टीवी से हमेशा के लिए हटाने के काम आया और वो फिर कभी दोबारा नहीं
नहीं दिखे। जिस आदमी ने ये किरदार निभाया था, मार्क कपानी को उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट से रिहा कर दिया गया था और उन्हें कभी भी दूसरा मौका नहीं दिया गया था। आज भी WWE कभी भी मोहम्मद हसन का उल्लेख नहीं करता और यहाँ तक चला गया है कि WWE नेटवर्क पर मैचों से उनका नाम हटा दिया है। हसन बस वही कर रहा था जो उसे करने के लिए कहा गया था, लेकिन आने वाले रेसलर की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। 80 के दशक में रेसलिंग के कारोबार में प्रवेश करने के बाद 90 के दशक में शॉन डगलस के करियर में एक्सप्लोजन हो गया। उन्होंने अमेरिका में सभी 3 प्रमुख रेसलिंग कंपनीज के लिए रेसलिंग करी और उनमें से प्रत्येक चैंपियनशिप जीती, जिसमें WWE की इंटरकॉन्टिनेंटल भी शामिल थी। डगलस ने 1995 के अंत में WWE छोड़ दिया और पेमेंट के कारण कंपनी के साथ उनका रिश्ता खराब शर्तों पर समाप्त हो गया। साथ ही जाने से पहले शेन को चोट लग गई और वो अपने आखिरी WWE मैच में लड़ाई नहीं कर सके। इससे WWE के मालिक विंस मैकमैन गुस्सा हो गए और खुद डगलस की कभी वापसी करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। शायद यही कारण है कि डगलस WWE से अलग होने के बाद से ही आउटस्पोकन और क्रिटिकल रहे हैं। You know, he won't go in a room by himself anymore since Kevin Kelly beat the shit out of him. Kevin Kelly, if you're out there, by the way, listening, good job, my man. I wish you're my favorite wrestler of all time for that. इसके अतिरिक्त 2012 में शॉन डगलस एक प्रशंसक के रूप में मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में गए। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान डगलस को एक शो का प्रचार करते हुए देखा गया था, जिसका वो हिस्सा थे। शॉन को बाहर निकाल दिया गया और इस घटना ने WWE के साथ उनके रिश्ते को और खराब कर दिया, जबकि शॉन डगलस अभी भी फैंस के बीच पसंद किए जाते हैं। इस पूर्व रेसलर को न केवल WWE द्वारा ब्लैक बॉल किया जाता है, बल्कि फैंस द्वारा भी नफरत की जाती है। 2012 में रायबैक ने अपनी शुरुआत की और एक अनडिफीटेड स्ट्रीक शुरू की। लोगों ने उनकी गोल्डबर्ग के साथ तुलना की, जो कि गोल्डबर्ग को एक बहुत बड़ा स्टार मानते हुए बुरा नहीं था। रायबैक के सभी मैचेस जीतने के चलते उन्हें WWE चैंपियनशिप मैच में डाला गया और हालांकि वो ये जीत नहीं पाए, तब भी वे एक प्रमुख स्थान पर थे। 2013 में उन्होंने जॉन सीना के साथ लड़ाई की और बाद में पॉल हेमन से जुड़ गए। हालांकि पर्दे के पीछे बिग गाय की अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। सीएम पंक ने 2014 में अपने फेमस टेल ऑल इंटरव्यू में कहा था कि रायबैक ने उन्हें घायल कर दिया, जिसने उनके जीवन के 20 साल ले लिए, जबकि क्रिस जेरिको जैसे रेसलर्स ने रायबैक का बचाव किया। ह्यूमन रेकिंग बॉल ने कहा कि सीएम पंक के बयान ने कंपनी में उनकी स्थिति को चोट पहुंचाई। 2016 में अपनी शुरुआत करने के 4 साल बाद WWE और रायबैक ने अपने रास्ते अलग कर लिए, जब बिग मैन वेतन पर असहमत था और साथ ही कंपनी में अपनी खराब पोजीशन के चलते उनकी रेपुटेशन ने मदद नहीं की। WWE छोड़ने के बाद से उन्होंने खुद पर कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने इस बारे में बात की है कि कैसे कंपनी पहलवानों को पेमेंट करती है और भड़काऊ कमेंट लिखा, जिसमें कहा गया है कि रेसलिंग नकली है और चैंपियनशिप सिर्फ एक खिलौना है। इसने रायबैक को न केवल WWE से बैन किया, बल्कि उन्हें किसी भी कंपनी में नौकरी दिलाने में असमर्थ बना दिया है, जबकि सभी रेसलर्स ने कुछ ऐसा किया जिससे उनके करियर को नुकसान पहुंचा। इस अगले व्यक्ति ने उनके भविष्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया। एल्बर्टो डेल रियो ने अपना WWE डेब्यू 2010 में किया था और उन्हें तुरंत मेन इवेंट स्टार के रूप में धकेल दिया गया था। उन्होंने अपनी पहली उपस्थिति के लगभग 5 महीने बाद रॉयल रंबल जीता। कंपनी में शामिल होने के 1 साल बाद एल्बर्टो ने WWE चैंपियनशिप जीती। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई खिताब जीते और WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन व्यक्तिगत रूप से उनके बड़े समर्थक थे। हालांकि ये सकारात्मक गति अचानक पटरी से उतर गई थी। 2014 में एल्बर्टो रियो ने एक WWE कर्मचारी को बैक स्टेज थप्पड़ मारा, जिसने उसके बारे में एक रेसिस्ट मजाक बनाया था। WWE ने अनप्रोफेशनल कंडक्ट के लिए एल्बर्टो को निकालकर जवाब दिया। इसके बावजूद डेल रियो को दूसरा मौका दिया गया और 1 साल बाद WWE में वापसी हुई। हालांकि ये वापसी भी पटरी से उतर गई। अपनी वापसी के लगभग 10 महीने बाद एल्बर्टो ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का ऑप्शन चुना और लगभग उसी समय उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी WWE रेसलर पेज के साथ, जिससे आगे जाकर उन्होंने सगाई भी कर ली। पेज ने बाद में कहा कि पूर्व WWE चैंपियन ने उसका शारीरिक शोषण किया, जबकि डेल रियो ने ये कहते हुए इससे इनकार किया कि असल में ऐसा उनके साथ हुआ है, जबकि उस घटना ने एल्बर्टो डेल रियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की, किसी और चीज ने कर दी। मई 2020 में रियो को अपनी प्रेमिका को पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन पर अपहरण और यौन हमले का आरोप लगाया गया। हालांकि दिसंबर 2021 में आरोप हटा दिए गए थे। इन सभी घटनाओं के 2 पहलू हैं, लेकिन उन्होंने एल्बर्टो डेल रियो को बदनाम कर दिया है, जबकि एल्बर्टो डेल रियो के मेन इवेंट WWE स्टार बनने की संभावना एक समय पर संभव थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इन रेसलर्स के लिए भी दरवाजे बंद थे, लेकिन ये करियर खत्म होने वाली चोटों के कारण था। इसे देखने के लिए वीडियो देखें।